हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड पे आ गया है ना। बिल्कुल। आज की क्लास सर एक क्लास और कराऊंगी प्रैक्टिस के लिए, है ना। हमारी प्यारी बच्ची लता प्रजापति का मैसेज आया था कि मैडम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दो उसमें बहुत सारे। हालांकि मैंने तुम्हें काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। एक्चुअली ये चैप्टर ही जो है ना वो क्वेश्चन बेस्ड ही तो है। अगर आप इक्वेशन बैलेंस करते हो तो इक्वेशन बैलेंस करना वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ना। आप क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो हर बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अपने आप एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसलिए और वैसे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे, हर क्लास में लेती हूँ, है ना। चलो, तो आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ऐसे कहते थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है और बच्चे थोड़ा इग्नोर मार देते हैं। बट एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी में स्पेशली उन्होंने इसको क्या किया, ऐड किया। तो नई वाली एनसीईआरटी में ऐड किया और इस बार तो तुम्हें पता ही नीट के पेपर का थोड़ा सा टंटा है ना। तो सब कुछ पढ़ के जाना है, रिस्क नहीं लेना है। आज का टॉपिक जेई वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो थियरी बता रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उस पर न्यूमेरिकल है। तो हालांकि न्यूमेरिकल तो मूल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री से हो जाएंगे, बट पीछे का सीन ही नहीं पता होगा तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है रिडॉक्स टाइट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की स्लाइड्स बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए पहले ही लाइक कर दो, फिर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो चलो, आज का टॉपिक है बेटा रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन तो तुम समझते हो। कॉमन टाइट्रेशन क्या, तो हम कहेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है वो जनरली हम करते थे एसिड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, बेस की स्ट्रेंथ निकालने के लिए। भाई मुझे क्या पता एसिड तेज पड़ रहा है कि बेस तेज पड़ रहा है ना। तो या फिर हम कहते हैं कि भाई स्ट्रेंथ मान लो एक अननोन सॉल्यूशन बना दिया, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना दिया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब मैंने H2SO4 बना दिया अपने हिसाब से, मान लो M/10 H2SO4 बना दिया, और एक NaOH पड़ा है, अब मुझे पता ही नहीं इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो हम इन दोनों की क्या करते हैं, टाइट्रेशन करा लेते हैं। लेकिन वहाँ हमें इंडिकेटर चाहिए होता है, ठीक है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम कराते थे और इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट होता था। टाइट्रेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। देखो टाइट्रेशन में क्या होता था, तो हम कहेंगे देखो अगर तुमने टाइट्रेशन करी है स्कूल में, है ना, और अगर नहीं भी करी है तो चलो ध्यान रखो, इसको ब्यूरेट बोलते हैं क्या बेटा। ये इस तरह का क्या बोलते हैं, ग्लास एपरेटस जो है, इसे क्या बोलते हैं, ब्यूरेट बोलते हैं। अब मान लो अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करूँ, ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन से पहले जिन बच्चों को टाइट्रेशन की कोई जानकारी नहीं है ना, तो सुनो। मान लो मैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो बेटा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या है, तो मैं कहूँगी लो यहाँ एसिड फिल कर लेते हैं, है ना, और यहाँ क्या कर लेते हैं, तो हम कहेंगे ये तो एसिड, इसका कंसंट्रेशन जो है वो मुझे नोन होना चाहिए, है ना बेटा। नोन कंसंट्रेशन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसकी सांद्रता, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता होती है बच्चे, उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, इसमें एसिड है, ओके मान लेते हैं। अब तो बेटा अब क्या, अब यहाँ आप ले कोनिकल फ्लास्क, देखा होगा लैब में, है ना, कांच का इस तरह का फ्लास्क होता है, बीकर मान लो, बीकर नहीं कोनिकल फ्लास्क, ऐसा कोन शेप होता है, इसलिए यहाँ हम भर देते हैं बेस। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ जो बनेगी उसकी सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन मुझे पहले से पता है। यहाँ की कंसंट्रेशन तो मैं कहूँगी ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो सस्पेंस है, ये मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या है ना बेटा। तो एसिड क्या, देखो मैं तो तेज एसिड भर रहा हूँ तो मैं तो HIN दूंगा, मेरे पास तो HIN ही HIN है ना। बेस क्या कहेगा, ठीक है, तुम HIN दोगे तो मैं कौन सा कहूँ, मैं भी OHIN दूंगा, तो OHIN भरे पड़े, ठीक है। लेकिन ये हम है ना फिक्स वॉल्यूम ले लेते, ये तो ब्यूरेट में भरा है, बहुत सारा भरा है, हाँ ले लो जितना ले लो, ये हम फिक्स कर लेते भाई। एक तो तुम्हारी कंसंट्रेशन पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम 20 ml या V वॉल्यूम जो है वो हम क्या करते हैं इसमें फिल कर लेते हैं, है ना। जनरली आपने स्कूल में टाइट्रेशन करी तो 20 ml लेते हैं, अदरवाइज V वॉल्यूम हम इसको फिल कर लेते हैं आपके कोनिकल फ्लास्क में। अब तुमने रामायण देखी हो, है ना, रामायण में राम और रावण का युद्ध देखा हो, नहीं भी देखा है तो चलो कोई फाइटिंग देखी हो, एक्शन फाइटिंग देखी हो या रेसलिंग देखी हो, है ना, तो क्या आता है, तो हम कहेंगे एक तीर आया रावण की तरफ से, एक तीर आया राम की तरफ से, न्यूट्रल, दोनों की पावर बराबर होती है, न्यूट्रल। फिर एक तीर आया राम की तरफ से, एक रावण की तरफ से, फिर क्या हुआ, न्यूट्रल, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ दोनों आपस में बराबरी 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 कर रहे हैं तो लड़ते जाएंगे तो न्यूट्रल। तो बेटा यहाँ से, तो यहाँ से HIN आ रहे,
है ना, HIN आ रहे और ये भी तैयार बैठा है, ये भी लड़ने के लिए बराबर है, ये लो भाई OHIN आ रहे, ठीक है। तो जब तक मुकाबला बराबरी का है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप HIN लाओ, ये OHIN लाएगा, खत्म। फिर आप HIN लाओ, ये OHIN लाएगा, फिर खत्म। फिर HIN लाओ, फिर OHIN लाएगा, खत्म। फाइटिंग सीन होता है ना। तो विलन भी हीरो है और हीरो तो हीरो ही, मतलब विलन भी अच्छा खासा तगड़ा है, वो भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है, तो ये भी घुसा मारता है, ये भी घुसा मारता है, फिर न्यूट्रल, फिर ये भी घुसा मारता है, ये भी घुसा मारता है, पंच मारता है, फिर खत्म, है ना। तो आखिर खत्म तो करना पड़ेगा, हम कब तक देखेंगे। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, आपने तो एफेक्स लिया है, मैं तो 20 ml ही ले रहा हूँ, है ना बेटा। तो क्या हुआ कि ये जैसे जैसे OHIN देता जा रहा है, इसके तो OHIN कम पड़ते जा रहे हैं, है ना, इसके तो सारे बाण खत्म हो जाएंगे। और ये HIN तो ये कह रहा है देखो मैं तो पूरा ब्यूरेट भर के बैठा हूँ, मेरे तो कमी ही नहीं है ना बच्चे। तो ये न्यूट्रल हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, ये न्यूट्रल हो गया, तीसरा वाला ये भी न्यूट्रल हो गया। अब तो हमारा मान लिया खत्म हो गया हमारा। अब बेटा खत्म हुआ तो एंड पॉइंट पे क्या आ गया, तो मैं कहूँगी एंड पॉइंट पे HIN बच गया, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे HIN बच गया, मतलब HIN एक भी पॉइंट पे एक्स्ट्रा हुआ, एक HIN एक्स्ट्रा, समझ गए, बहुत छोटी सी कंसंट्रेशन, वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है ना, वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। अब हम कहेंगे हमें किससे दिखा, हमें तो कुछ दिखा ही नहीं, HIN है OHIN, हमें तो लगा दो लिक्विड मिलाए जा रहे हो। तो यहाँ हम यूज करते हैं इंडिकेटर, ठीक है ना। थोड़ी सी डाइट्रेशन होगी, 20 ml में से 10 ml तक हमारी रीडिंग आ गई ना, फिर हम यहाँ यूज करते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हमें चूज करना पड़ेगा, तो हमें पता है OHIN तो पक्का है, खत्म होंगी, जो यहाँ भरा है वो तो खत्म हो गई, ये एक्सेस में, तो OHIN खत्म हो जाएंगे। तो मैं इंडिकेटर यूज करूंगी जो इस एसिडिक मीडियम से भिड़ जाए। एक भी HIN एक्स्ट्रा आए तो बैकअप रखना पड़ता है ना, तो ये कहेगा भाई मैं जैसे ही मेरे खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा करो इंडिकेटर ले लो मिथाइल ऑरेंज, है ना बेटा, इंडिकेटर ले लो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये येलो ऑरेंज होता है ना। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज कहेगा कि भाई अरे HIN एक्स्ट्रा आया है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना OHIN छोड़ना पड़ेगा। तो इंडिकेटर जैसे ही आयोनाइज्ड होगा इस इक्विवेलेंट पॉइंट पे, इसका कलर येलो ऑरेंज से क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे रेड, है ना। अब तुमने डाइट्रेशन करी होगी तो तुम तो क्या करते हो, नल चला लेते हो, फिर उसको शेक करते रहते हो, है ना। फिर क्या होता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि हाँ रीडिंग आने वाली है, तो थोड़ा सा धीमा कर देते हो, इंडिकेटर मिलाया और उस पर कलर आया, वो कलर दिखा देते हो गया, आगे डाइट्रेशन आ गई, रीडिंग आ गई, सब खत्म। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है बच्चे, एक जगह से HIN आ रहा है, एक जगह से OHIN आ रहा है, भिड़ गए, न्यूट्रल हो गया, खत्म। फिर HIN आया, फिर OHIN, फिर भिड़ गए, फिर क्या हो गया, खत्म। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपका कोनिकल फ्लास्क में भरा हुआ लिक्विड, क्योंकि वो आपने कम ही लिया है, वो आपने 20 ml लिया है ना, वो खत्म हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, उससे लड़ते लड़ते वो पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। उस सिचुएशन में इंडिकेटर काम आएगा। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमें इंडिकेटर चाहिए, लेकिन रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा, तो काम तो वही होगा, है ना। रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन में आप क्या करेंगे, तो हम कहेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन भी क्या है, टाइट्रेशन है, नॉर्मल जो टाइट्रेशन होती है वही है ना। ले देखिए हमें क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन ही तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे बच्चे, तो हम करेंगे, हम यूज करते हैं एक तो ऑक्सीडेंट और दूसरा तो हम कहेंगे रिडक्टेंट, बस। और इन दोनों की लड़ाई कराते जाओ, है ना, इन दोनों की लड़ाई कराते जाओ, तो जब न्यूट्रल पॉइंट आएगा, है ना बेटा, न्यूट्रल मतलब कि भाई एक जना जो है वो अपना सारे है ना आयंस क्या कर चुका है, खत्म कर चुका है। मान लो ऑक्सीडेंट ऊपर से आ रहा है, रिडक्टेंट नीचे से आ रहा है, तो रिडक्टेंट तो फाइनली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऑक्सीडेंट हल्का सा ज्यादा हो जाएगा, भले 10⁻⁻6 मोल पर लीटर ही ज्यादा हो, इतना सा ज्यादा आ जाए बस, है ना। उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट, या न्यूट्रल नहीं कह के हम कहते हैं भाई, क्योंकि एसिड बेस होता है तो न्यूट्रल हुआ ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, है ना बेटा। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट, या दोनों जो है बराबरी की टक्कर हो चुकी है ना, बराबरी की टक्कर हो चुकी है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, जितना ऑक्सीडेंट आया था रिडक्टेंट अपनी तरफ से लड़ाई कर चुका है,
कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट बराबर हो चुका है ना। कंसंट्रेशन की जगह मोल लिख दो, ज़्यादा बढ़िया रहता है, मोल या इक्विवेलेंस लिख दो, वो ज़्यादा सही है ना। ये बराबर हो चुका है। अब इसके बाद अगर एक भी जो ना एक्स्ट्रा आ गया तो अगर वो खुद इंडिकेटर है तो कलर चेंज हो जाएगा, या फिर वो किसी और का कलर चेंज कर दे, या फिर कुछ नया ही इंटरेस्टिंग मेथड ले ले। तो आपकी बुक में 3 तरह की रिडॉक्स टाइट्रेशन की एग्जाम्पल्स है। पहले तो तुम्हें टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इधर से भी तीर चल रहे हैं, इधर से भी तीर चल रहे हैं, ब्यूरेट से भी तीर चल रहे हैं, और जो बीकर में तुमने कोनिकल फ्लास्क में जो लिक्विड लिया है उसके भी तीर चल रहे हैं। अगर ये ऑक्सीडेंट है तो ये रिडक्टेंट है, तो ये बराबर लड़ेगा, लेकिन लास्ट पॉइंट पे ये हार जाएगा क्योंकि इसको तुमने कम लिया है और उसका तो तुमने ब्यूरेट भर दिया है। तो जिस पॉइंट पे वो हारेगा वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारी लड़ाई बराबर चल रही थी, आपने जितने मोल भेजे उतने हमने भी आपको क्या कर दिए, स्टोइकियोमेट्रिक मोल है ना बैलेंस इक्वेशन में, वो हमने बराबर कर दिए। इक्विवेलेंस जो है वो आप क्या कह दो, मोल में भी तो मैं ना फिर गड़बड़ करोगे यार, मोल स्टोइकियोमेट्रिक मोल लिख दो या फिर बेटा इक्विवेलेंस लिख दो। क्या है कि इक्विवेलेंट बैलेंस होके आता है ना, उसमें लड़ाई नहीं होती। इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ रिडक्टेंट, है ना। अब तुम्हें लगेगा मोल्स क्यों नहीं कह रहे हो, तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो H2SO4 और NaOH, तो H2SO4 कहेगा मैं तो अकेले ही आऊँगा, पर तेरे को 2 बार आना पड़ेगा क्योंकि तू तो एक ही OH आयन दे रहा है, मैं तो 2 OH आयन दे रहा हूँ। तो फिर तुम कहोगे H2SO4 के मोल इक्वल्स टू NaOH के मोल, तो गलत हो जाएगा। H2SO4 का एक मोल 2 NaOH को 2 देगा, क्योंकि वो कहेगा मैं 2 H आयन दे रहा हूँ भाई, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो NaOH उस टाइम 2 लेने पड़ेंगे, तो फिर मोल बराबर नहीं होगी। स्टोइकियोमेट्रिक मोल बोल दो। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब आपकी बैलेंस इक्वेशन कहती है कि एक H2SO4 पे 2 NaOH चाहिए, हाँ तो वो सही, वो लिख देती, मैं दिक्कत नहीं थी। सिर्फ मोल लिखना पे क्या है, थोड़ी गड़बड़ी है ना। और इक्विवेलेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्विवेलेंस जो है वो बैलेंस इक्वेशन से ही आता है ना, एन वेक्टर लेकर ही आता है। तो हम कहेंगे चलो इक्विवेलेंस लिख दो। इक्विवेलेंट मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर उसमें है, इन्वॉल्व रहता है। चलो ठीक है, अब है क्या, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि टाइट्रेशन का मतलब क्या है। अब मेरे पास जो है एनसीईआरटी में आपको जो दिया हुआ है बेटा, वो 3 तरह की टाइट्रेशन दी हुई है। पहला KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, और तीसरा आपको लिखा है इंटरेस्टिंग मैथड। अब इंटरेस्टिंग मैथड क्या है वो भी देखेंगे। फर्स्ट टाइट्रेशन है बेटा यूजिंग KMnO4, तो KMnO4 खुद पिंक कलर का है ना। तो देखो ऊपर से KMnO4 आ रहा है, KMnO4 आ रहा है, तो KMnO4 तो पिंक कलर का है। अब नीचे से मान लो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो KMnO4 क्या कर रहा है, नीचे से क्या आ रहा है, रिडक्टेंट आ रहा है, तो ये जितना आ रहा है रिडक्टेंट उसको 2 देता है, बराबर कर लेता है। फिर ये जितना आ रहा है फिर ये 2 देता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना कि रिडक्टेंट क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये कहेगा बस अब मेरी बारी आ गई, अब अपन बराबर आ गए, अब मैं एक ड्रॉप एक्स्ट्रा आ गया ना तो कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतनी देर तक तो तुम मुझे अपना रंग देने ही नहीं दे रहा था, अब जैसे ही तुम खत्म हुआ तो मेरा रंग तो आएगा, तो एंड पॉइंट पे पिंक कलर आ जाएगा। तो वो तो इसलिए ना क्योंकि ये खुद ही सेल्फ इंडिकेटर है, ये अपना ही कलर दे रहा है ना। तो इस टाइट्रेशन में क्या होता है कि ऊपर से तो KMnO4 आता है तो भाई पिंक कलर का आ रहा है ना, और नीचे से मान लो मैं फेरस अमोनियम सल्फेट ले लूँ, नीचे से मैं कोई भी सॉल्यूशन ले लूँ, तो ये अपने बूंदे जो है ये लेके आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये न्यूट्रल कर रहा है, ये न्यूट्रल कर रहा है, फिर ये भी न्यूट्रल कर रहा है, ये भी न्यूट्रल कर रहा है, ये भी न्यूट्रल कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही एक ड्रॉप है ना, एक ड्रॉप एक्स्ट्रा इसकी आएगी और एक ड्रॉप इसमें एक्स्ट्रा मिल गई, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इतना डार्क पिंक नहीं होता, बिल्कुल फर्स्ट लाइट पिंक जो है वो हमें पकड़ना पड़ता है ऐसा। आगे बात समझ में की, ठीक है। तो ये नहीं बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो KMnO4 तो खुद ही इंडिकेटर है, थोड़ी बहुत तो क्लियर हुई टाइट्रेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो बेटा ये खुद तो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट लैब में देखो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, बिल्कुल प्रिज्म जैसे तीखे तीखे क्रिस्टल होते हैं, नुकीले, ठीक है। अब ये सेल्फ इंडिकेटर तो है नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पोटेशियम डाइक्रोमेट नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर, ये खुद का कलर तो देगा नहीं, तो भाई यहाँ मुझे एक इंडिकेटर मिला लेना चाहिए। और तो क्या है, यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट आएगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ से रिडक्टेंट आएगा न्यूट्रल, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर रिडक्टेंट, फिर न्यूट्रल। तो तुम कहोगे इक्विवेलेंट पॉइंट पे पता कैसे चलेगा, इसका खुद का तो कलर आएगा नहीं, सॉल्यूशन में नहीं आएगा इसका कलर,
भले ये ज़्यादा हो जाए तब भी नहीं पता चलता है। तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हो जाए तो पता चलेगा, तो मुझे तो एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ना है ना कि हाँ लड़ाई खत्म हो गई, किस बिंदु पे लड़ाई शांत हुई, मुझे तो वो बिंदु पकड़ना है, वो पॉइंट पकड़ना है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना, फिर तो अब है ही ऑरेंज, तो पूरा ऑरेंज हो ही जाएगा लास्ट में, लेकिन उसका मैं क्या करूँगी, इक्वलेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे, है ना, ये खुद तो सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, सो वी यूज़ अनदर इंडिकेटर। अब बेटा ऐसा इंडिकेटर यूज करो, क्या ऐसा इंडिकेटर यूज करो कि ये उसको क्या करे, ये उसको भी ऑक्सीडाइज करे, और वो इंडिकेटर है अगर उसके थोड़ा सा भी कुछ बिगड़ा, है ना, उसको ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर वो अपना कलर दे देगा। तो हम कहेंगे हाँ यहाँ हम इंडिकेटर यूज करेंगे। कौन सा करेंगे मैं बता रही हूँ। थर्ड एक इंटरेस्टिंग मैथड है जो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब एनसीईआरटी की भाषा, रिडॉक्स टाइट्रेशन यूजिंग KMnO4। तो बेटा KMnO4 क्या है, तो हम कहेंगे KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है भाई। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडेंट है ना। तो एसिडिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो एसिडिक बेसिक दोनों में ही काम करता है, न्यूट्रल मीडियम में भी काम करता है, बट फिलहाल मैं एसिडिक मीडियम ले रही हूँ। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस खुद Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ HI, ठीक है। तो ये खुद तो क्या हुआ, Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हें लगे कि नहीं बैलेंस करो, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ वाटर 4 कर दो। अब यहाँ हाइड्रोजन 8 है तो बेटा यहाँ HIN 8 कर दो, ठीक है, HIN 8 कर दिए। अब क्या करें, तो हम कहेंगे चार्ज बैलेंस कर लो। देखो यहाँ Mn+2 है तो 2 प्लस का 8, एक कम कर दो तो प्लस का 7, तो डिफरेंस जो है ना बेटा वो 5 इलेक्ट्रॉन का है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ ऐड कर दो। अब तुम्हें पता है सेल्फ रिडक्शन, खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, खुद तो इलेक्ट्रॉन मांगे जा रहा है, तो दूसरे से तो छुड़वाएगा, है ना। सेल्फ रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेंट दूसरे का ऑक्सीडेंट करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो हम कहेंगे हाँ हमें बताइए, ठीक है। तो मैंने ये भी मान लिया चलो कि ये खुद तो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, खुद तो सामने वाले के 5 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, तो सामने वाले से 5 छुड़वाएगा, ठीक है। तो ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, तो बच्चे ये ऑक्सीडाइज करता है, वैसे तो बहुत जने हैं, मैं 2-4 लिख रही हूँ। तो भाई ये फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर लेगा, है ना, ये ऑक्सीलेट को CO2 में ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है। फिर अगर सल्फाइट है तो सल्फेट बना लेगा, नाइट्राइट है तो नाइट्रेट बना लेगा, कर लेता है इन लोगों को ऑक्सीडाइज, ठीक है। चलो, है ना। अब काम क्या था तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसकी टाइट्रेशन हमने पढ़ी ना, है ना। देखो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस इज एज लो एज 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, द चेंज इन कलर कैन बी सीन। मतलब समझे तुम कि भाई ऊपर से तो आपका KMnO4 आ रहा था, है ना, KMnO4 का कलर कौन सा था, तो हम कहेंगे इसका कलर तो ये था ना, पिंक था, ठीक है। यहाँ से तो आपका KMnO4 आ रहा था, और यहाँ आपने क्या ले रखा है बच्चा, तो आपने यहाँ बीकर ले रखा था, है ना। यहाँ मान लो फेरस है, ये फेरस है, यहाँ क्या है MnO4 माइनस है, ठीक है। तो ये आया तो ये Mn+2 में बदल गया कि मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहेगा ठीक है मैं दे दूंगा, चलो मैं Fe+3। तो बेटा यहाँ से ये जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे ये भी तो आ रहा है, तो ये न्यूट्रल होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये खत्म तो होगा ना बेचारा, ये तो आपने भरा ही कम है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, तो लास्ट पॉइंट पे MnO4 माइनस, है ना, लास्ट पॉइंट पे आप क्या बोलोगे, जब तक ये न्यूट्रल हो रहा था इसका तो कलर था नहीं, MnO4 माइनस पिंक कलर का है, Mn+2 थोड़ा तो पिंक कलर का है, तो हम कहेंगे ठीक है MnO4 माइनस पिंक कलर का है। तो जब तक है ना MnO4 माइनस Mn+2 में बदल रहा था तब तक तो लड़ाई थी नहीं, है ना। लेकिन लास्ट पॉइंट पे MnO4 माइनस जैसे ही यहाँ पे एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा हुआ, समझे मेरी बात, एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा हुआ तो पिंक कलर अपीयर। अब हम बोलते हैं कि भाई एक ड्रॉप एक्चुअल में कितना है बेटा, तो एक्चुअल में वो 10⁻⁻6 मोल पर लीटर है, एक्चुअल में वो 10⁻⁻6 मोल पर लीटर है। अगर ये इतना सा भी दिखा तो फिर चेंज इन कलर कैन बी सीन, कलर हमें दिख जाएगा, क्लियर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट, मतलब मोल इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री,
स्टोइकियोमेट्री कह रही है कि भाई 2 KMnO4 पे 10 FeSO4 चाहिए, तो फिर 2 पे 10, 1 पे 5, वो चीज़ कह रहा है वो। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो मान लेते हैं। क्लियर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4, अब KMnO4 तो देखो खुद ही आ गया 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा, और इसका खुद का पिंक कलर था, तो ओके, तो हम कहेंगे लड़ाई क्या है, ठीक है मान लेते हैं। अब आपसे कहा जाए कि नहीं आप ऐसा करो ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करो, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको मैंने अभी बताया है ना, देखो ये हम बना लेते हैं ब्यूरेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में मैंने आपको क्या बताया, तो आप कहोगे ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है चलो मान लेते हैं ये हमारा ऑरेंज कलर का था, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना, ये कौन सा आयन देगा, तो हम कहेंगे डाइक्रोमेट आयन देगा Cr2O7-2। अब एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट खुद तो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, तो हम कहेंगे अब हम अपना कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, है ना, तो कोनिकल फ्लास्क में तुम क्या भरना चाहते हो, मान लो तुमने यहाँ फेरस ही भर दिया, है ना, तो ये कहेगा भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन दो, क्रोमियम डाइक्रोमेट किसमें बदल रहा है, Cr+3 में, तो हम कहेंगे ये तो कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो फेरस कहेगा ठीक है, तो मैं लड़ाई करने के लिए मैं बराबर अपने फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता जाऊँगा। लेकिन एक सिचुएशन पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, फिर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो लड़ाई खत्म कैसे होगी, जब ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा ना, और ये एक ड्रॉप है ना बेटा, ये एक ड्रॉप एक्स्ट्रा इसके अंदर पड़ा, तो इसका कलर नहीं पता चलेगा, एक ड्रॉप ऑरेंज कलर इसमें चला भी गया तो घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, एग्जैक्ट मुझे इंडिकेटर वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये कह रहा है अच्छा देखो भी ये खुद तो सेल्फ इंडिकेटर है नहीं, तो ऐसा कुछ ले लो जो इंडिकेटर का काम करता हो, तो हमने यहाँ मिलाया है बेटा डाईफिनाइल अमाइन, है ना, तुमसे पूछा जा सकता है सवाल, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा है, इंपॉर्टेंट है नीट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे इसको, और जेईई मेंस के हिसाब से भी, तो बेटा डाईफिनाइल अमाइन ये इंडिकेटर है ना। अब ये क्या कहेगा कि भाई तुम खत्म हो गया, तो मैं इसको जब हम टाइट्रेशन करते हैं ना तभी हम इसमें क्या करेंगे, डाईफिनाइल अमाइन फिल कर देंगे। ठीक है, अपन रीडिंग लेते हैं ना 20 पे, अपन को पता है कि हाँ 20 ml भरा है, 10 12 13 तक तो आप क्या करते हो, चला लेते हो, डोटी चला लेते हो, स्विंग चला लेते हो, आ जाएगी रीडिंग, है ना। इसके बाद मैं थोड़ा सीरियस होऊंगा, 13 14 तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा सा इंडिकेटर मिला लो, और इंडिकेटर को ये क्या करेगा, अब जब ये खत्म हो जाएगा तो इसको पकड़ लेगा इंडिकेटर को, तो ये उस इंडिकेटर को जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो ये इंडिकेटर कलरलेस था, लेकिन इक्वलेंस पॉइंट पे ये इंडिकेटर ब्लू कलर देगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपके नोट्स में ऐड करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा रिडॉक्स पढ़ लिया और लास्ट की ये चीज़ छोड़ दी और पता चला यही एग्जाम में आया, तो पूरा रिडॉक्स पढ़ना बिल्कुल कचरा है, कोई मतलब नहीं, है ना। तो इसको पढ़ेंगे तो क्लियर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली टाइट्रेशन में इंडिकेटर लेंगे डाईफिनाइल अमाइन, और ये एंड पॉइंट पे कौन सा कलर देता है, तो हम कहेंगे भाई ये तो ब्लू कलर देता है। क्लियर, कोई समस्या नहीं, समझ में आ गया अच्छे से, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, सिंपल ही है, इतना भी टफ नहीं। थर्ड इंटरेस्टिंग मेथड, इंटरेस्टिंग मेथड क्या, तो देखो इंटरेस्टिंग मेथड को भी थोड़ा पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपका इंटरेस्टिंग मेथड वाले तो ना रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है उन्हीं कंपाउंड्स के लिए, एक तो जो है ना आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, उन्हीं कंपाउंड्स के लिए है जो I- को क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, भाई आई से रिएक्शन करेगा, I- को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है चलो ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लो मैंने कॉपर +2 आयन वाला सोल्यूशन लिया, तो बेटा कॉपर +2 आयन मतलब कॉपर सल्फेट घोल दो पानी में, तो कॉपर +2 ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ठीक है भाई, ये ब्लू हो गया कॉपर +2 आयन सोल्यूशन। अब इसमें जैसे ही मैं I- आयन कैसे मिलाऊंगी, तो मैं क्या ही मिला लेती हूँ, तो कॉपर +2 I- से रिएक्ट करता है, कॉपर +2 I- से रिएक्ट करता है, और भाई ये तो Cu2I2 बना लेता है। आई बात समझ में, है ना। तो कॉपर सल्फेट में क्या था, तो मैं कहूँगी कॉपर +2, Ki में क्या था I-, और ये दोनों रिएक्ट करके Cu2I2 और ऐसा क्लाउडी ब्राउन सॉल्यूशन बना लेते, ठीक है। तो क्लाउडी ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ Cu2I2, है ना। और बाकी I जो है वो इसमें अब यहाँ लेना है मुझे 4I, ठीक है, यहाँ लेना है 2 कॉपर +2, तो ये Cu2I2 + I2 ये दोनों पड़े हैं,
और ये दोनों का जो मिक्सचर है ना बेटा, ये दोनों का मिक्सचर जो है वो ब्राउन या क्लाउडी ब्राउन सोल्यूशन है, ठीक है, क्लाउडी ब्राउन सोल्यूशन ऑफ Cu2 एंड I2। ये एम्स में सवाल आ चुका है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इस पर न्यूमेरिकल था और कुछ, हाँ न्यूमेरिकल था इस पर। तो अगर रिएक्शन नहीं बताओगे ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ठीक है ये है Cu2 खत्म, Cu2 के साथ बाकी जो I- है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा कंपाउंड ढूंढो, ऐसा कोई रिएजेंट ढूंढो जो आयोडाइड को I2 में ऑक्सीडाइज कर ले। तो हम कहेंगे ठीक है, ऐसा मुझे कॉपर +2 मिल गया, तो कॉपर +2 ब्लू कलर का होता है। अगर इसको आयोडाइड मिल जाए, है ना, तो ये इसको I2 में ऑक्सीडाइज कर लेता है और खुद भी Cu2 बना लेता है, ठीक है, चलो खुद का रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन मान लिया। अब तो ये कलर तो इसका ब्राउन है। अब इसमें I2 है, आपको कैसे पता I2 है, आपको पता कैसे, आप यहाँ 2 I लेके भी तो बैलेंस कर सकते थे। तो हम कहेंगे कि देखो इसमें I2 है, हमारे को एक खास I2 की पहचान पता है। अगर आयोडीन है और मैं स्टार्च मिला दूँ तो ब्लू कलर आ जाएगा क्या, तो तुम कहोगे हाँ, आटे में है ना स्टार्च होता है, हम क्या करते हैं थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन मिलाते हैं तो ब्राउन हो जाता है। तो बेटा अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी स्टार्च मिला दूँ तो ये सोल्यूशन क्या हो गया, ब्लू, है ना। अब ये कलर, ये ब्लू कलर हो गया, ये मतलब ये I2 की पहचान है। अब मुझे क्या करना है, इस I2 को वापस खत्म करना है। और मैं I2 खत्म कैसे करूँ, I2 है जब तक तो ब्लू है, और I2 खत्म हो जाएगा तो ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन से करा दूं, H2O3 - 2 से करा दूं, तो बच्चे ये कुछ ऐसा है। थायोसल्फेट जो है अगर वो I2 से रिएक्ट करता है तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टेट्राथायोसल्फेट है ना, S4O6 - 2, और I2 को ये खुद वापस कन्वर्ट कर देगा I-, है ना, H2O3 - 2, I2 पता है मुझे I2 है क्योंकि ब्लू दिखा रहा है। तो जब तक आयोडीन है वो ब्लू है, अब तब तक मैं इसमें क्या करूंगी, वापस इसकी रिडॉक्स टाइट्रेशन कराऊंगी, है ना। अब मैं इसमें ऊपर से क्या ले लिया आपका ब्यूरेट से थायोसल्फेट मिलाते जाओ, है ना, तब तक मिलाओ कि इसका ब्लू कलर गायब नहीं हो जाए। और क्यों गायब हो रहा है ब्लू, क्योंकि इसका I2 गायब हो रहा है। तो I2 कहाँ जा रहा है, तो भाई ऑब्वियस है ये ऑक्सीडाइज्ड होगा और वो रिड्यूस्ड होगा, तो ये ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इसका ब्लू, अभी तक तो हम पढ़ते देखो टाइट्रेशन हुई ना, तो कलर आया, तो अब तक तो हम है ना मतलब वो लगे हुए थे, अरे कलर आ जाए, बस देखो कलर आ गया, हो गया, ये टाइट्रेशन। तो उसने कहा इंटरेस्टिंग मेथड है, ये ब्लू आया हुआ है, अब इसको भगाओ, तो ब्लू जा ही नहीं रहा, वो पॉइंट ढूंढो जिसपे इसका ब्लू चला जाए। तो ब्लू चला गया मतलब इसका I2 गायब हो गया, तो I2 गायब हो गया कहाँ, तो इसका I2 I- में क्या हुआ बेटा, रिड्यूस्ड हो गया। तो क्या तुम्हें टाइट्रेशन समझ में आई। ये टाइट्रेशन लिमिटेड कंपाउंड्स के लिए ना आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बोल दो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मुझे I- तो चाहिए, मुझे ऐसे रिएजेंट्स खोजने हैं जो I- को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं I2 में, और वो I2 सॉल्यूशन में पड़ा है ना। तो मैं पहचानूंगी कैसे, तो मैं थोड़ा सा स्टार्च डाल दूंगी, पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। फिर मैं नया कंपाउंड खोजूं जो फिर क्या करे, उस I2 को I- में क्या कर दे, रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो I2 तो तैयार है कि अगर मैं I- हूँ तो I2 बना लो, और मैं I2 हूँ तो मुझे I- बना लो, मैं तो तैयार हूँ इधर उधर मूव करने के लिए, है ना। तो डबल टाइट्रेशन है या डबल मैथड है, पहले आपने I- को I2 में कन्वर्ट किया, फिर उसको पहचाना स्टार्च डाल के, फिर उस I2 को वापस I- में कन्वर्ट किया, तभी तो वो ब्लू कलर गया। समझ में आया, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही सही, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई कंजूसी नहीं, किसी की मेहनत लगी हुई है तो हम इतना कर सकते हैं, हाँ ठीक है यार। चलो अब देखो ये हो गया, हाँ अब यहाँ आते हैं। अब ये NCERT मैंने लिखा है लाइन टू लाइन। There is another interesting method, but it can be used only for those reagents which are able to oxidize I-। जो आपका I- को I2 में कन्वर्ट करने को तैयार हो, तो चलो तो हम कहेंगे हाँ कॉपर कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल NCERT में उसी को लिया है। देखो कॉपर +2 आयोडाइड को I2 में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है और खुद जो है वो रिड्यूस हो गया Cu2I2। यहाँ कॉपर +2 है बेटा, ये क्यूपरिक है, क्या समझे, ये क्यूपरिक है, और यहाँ ये क्यूपरस है। Cu2 + 2 मतलब कॉपर +1 है यहाँ पे, है ना, ये क्यूपरस है।
तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, क्या ही दिक्कत है। और कलर तो हम कहेंगे क्लाउडी ब्राउन कलर था ही सही। अब अगर मैं स्टार्च मिला दूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, जो कि इंडिकेट करता है इसमें I2 भी है। ठीक है, अब आपने क्या मिला है, आपने टाइट्रेशन कर दी थायोसल्फेट के साथ, तो I2 फिर से क्या हो गया, I- में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, और ये आपका टेट्रा थायोसल्फेट में ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो अब I2 गायब हो गया, इसलिए ब्लू कलर चला गया। अब आपको लगता है I2 पानी में तो घुलता नहीं है, आप इतनी देर से I2 एक्वस ले रहे, तो हाँ सही बात है, I2 हमारा पानी में नहीं घुलता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा Ki मिला देते हैं। तो Ki प्लस I2, ये भी इंटरेस्टिंग है, Ki प्लस I2, तो बेटा ये बना देते हैं Ki3, है ना। तो I2 जो है वो घुल जाता है पानी में आराम से, अगर मैं उसमें थोड़ा सा Ki मिला दूं तो I2 उसमें Ki3 के रूप में रहता है। तो Ki3 मतलब Ki तो है ही, साथ में I2 भी है, वो मिक्स करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो Ki अलग है और I2 अलग है। जरूरत पड़ेगी मतलब जब तुम स्टार्च डालोगे ना तो Ki अलग है और I2 कहेगा हाँ मैं हूँ, ब्लू कलर आएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड इंटरेस्टिंग मेथड था। बताओ तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा? क्या पहले तुमने इसके बारे में कुछ पढ़ रखा था? क्या पहले से जानकारी थी? तो मुझे पता चले भाई तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या इतना डिटेल में पढ़ा है, क्या रिडॉक्स फॉर्म में पढ़ा है, क्या स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में पढ़ा है। क्वेश्चन तो मैंने भी इसका कराया था तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक में, है ना, इसी से रिलेटेड। ठीक है, जेई में आया था, हाँ मुझे याद है, एक मैंने तुम्हें जो दूसरा वाला चैनल है जहाँ पे अपन क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ मैंने जेई में इस तरह का क्वेश्चन डाला था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब चलो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीडेंट तो मैंने सिखाया था तुम्हें, ऑक्सीडेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर, है ना, तो दूसरे का लॉस कराएगा तो खुद का तो प्रॉफिट होगा ही सही। तो ऑक्सीडेंट वो केमिकल सब्सटेंस जो अनदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, इटसेल्फ तो रिड्यूस होता है, यानी ऑक्सीडेंट क्या करेगा, गेन करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और बेटा रिडक्टेंट क्या होता है, तो हम कहेंगे रिडक्टेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, मतलब खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, खुद के इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कहूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, मोलर मास, है ना, जो भी आपका ऑक्सीडेंट है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडेंट। एक मोल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल लिख देते हो, फिर Na हो जाएगा तो फिर Na की बात करोगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडेंट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेंट तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फिर रिडक्टेंट, तो रिडक्टेंट भी वही मोलर मास अपॉन, तो रिडक्टेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना। जब मैं मोल लिख दूँ तो एक मोल पे तुम कहोगे 4 मोल, तो फिर वो 4 मोल नहीं बताना, फिर यहाँ मुझे मोल लिखना पड़ेगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल पे एक आंसर आ जाएगा ना। तो रिडक्टेंट जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन, खुद तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने का धोखा खाता है, कितने इलेक्ट्रॉन अपने खो देता है। ठीक है, उससे डिवाइड कर दो, तो रिडक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट, ये ऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट वेट। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ सिंपल कॉन्सेप्ट है, दिक्कत क्या है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेंट क्लियर, रिडक्टेंट भी क्लियर। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के इक्विवेलेंट वेट। अब तुम्हें लगे कि नहीं कैसे समझाओ, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है डाइक्रोमेट। अब ध्यान से देखो, डाइक्रोमेट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे हाँ डाइक्रोमेट अकेला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अकेला एक आयन, एक डाइक्रोमेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो तुम कह रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहाँ पे तुम मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाइक्रोमेट बताओ, या डाइक्रोमेट आया कहाँ से, तो मैं कहूँगी पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट बताओ, तो तुम क्या कहोगे भाई, इसका जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय वन मोल,
या 1 मॉलिक्यूल, तो एक जना तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो m/6 बोल दो। क्लियर? तो बैलेंस इक्वेशन पता है तो तुम कर सकते हो, और इक्वेशन बैलेंस तो सिखाया, 50 बार सिखाया है ना। और भी तरीका बता रही हूँ, तुम्हें लग रहा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बता दो, ज़्यादा इजी, वो भी बता रही हूँ। अब मान लो ये है जैसे ऑक्सीलेट, तो देखो एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीलेट कितने इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो तुम कह रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। अकेला ऑक्सीलेट है बेटा ये, C2O4-2 क्या है, ऑक्सीलेट आयन। तो अकेला ऑक्सीलेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को खो रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट बताओ, है ना। अब एक ऑक्सीलेट कहाँ से आया, तो मान लो ऑक्सैलिक एसिड से आया, तो मैं तुम्हें कह दूँ लो ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, मोलर मास, है ना, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 90 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो तुम कह दोगे 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सैलिक एसिड इसलिए लिखा क्योंकि हिलाए कहाँ से, आयन कहाँ से आता है, आयन तो पर्टिकुलर कोई कंपाउंड से आएगा ना, तो ऑक्सैलेट आयन कहाँ से आएगा, ऑक्सैलिक एसिड से। डाइक्रोमेट कहाँ से आया, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से या सोडियम डाइक्रोमेट से। ठीक है, जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट ही यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में, उसकी अलग कहानी है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब आपको लग रहा है नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट भी सिखा दो, ऐसे तो कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखो, राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ऑल्सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड। अब अगर मुझे बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इन सबको लेके, तब तो दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब एक तो मुझे लेना चाहिए KMnO4, है ना बेटा, या चलो मैं पूरा यहाँ लिखती हूँ। ये कह रहा है आप इक्वेशन लिखो KMnO4, ठीक है, प्लस ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ये बेटा H2C2O4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मतलब ये, अब ये क्या मुसीबत है ना। अब तुम्हें पता ही है एसिडिक मीडियम है तो MnO4 माइनस, मैंने सिखाया एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट होता है। Mn+2 सल्फेट को पकड़ेगा तो MnSO4 बनाएगा, पोटेशियम भी सल्फेट को पकड़ेगा तो K2SO4 बनाएगा, मतलब ये बनेगा और CO2 बनेगा। और तुम्हें कहती है कि नहीं भाई इसको बैलेंस करके लिखो, तो तुम कहोगे नहीं ये मेरे बस का नहीं है, इसको रिडॉक्स वाले तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। देखो KMnO4 ये कह देगा बैलेंस करो, ये क्या किया मैंने, MnSO4 है ना, MnSO4, गलती हो तो थोड़ा चेक कर लिया करो बच्चों। मैं पिन कर देती हूँ बहुत बार कमेंट्स को, मैं पिन कर देती हूँ क्योंकि एकदम से फोकस नहीं कर पाते हैं ना, कैमरा में भी देखना होता है, इधर भी देखना होता है, बोलना भी होता है, फिर एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन वॉइस होना चाहिए, फंबल नहीं होना चाहिए, आवाज़ एकदम साफ होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, तो बहुत सारी बातें होती है, तो सम टाइम्स जो है मिस हो जाता है। मतलब मैंने आपको ए बता रही हूँ, गलती से बी कर दिया है ना, या मैं आपको बी बता रही हूँ और वहाँ मैंने सी कर दिया या मैच नहीं करा, तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है सम टाइम्स। ठीक है, मतलब हर 20-25 में एक वीडियो में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, छोटा मोटा जो बता रही हूँ बिल्कुल सही है, बट लिखते टाइम इसलिए मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप बता दिया करो, उसको मैं पिन कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में गलत चीज़ ना सेट हो। ठीक है, चलो अब देखो इस इक्वेशन को बैलेंस करना, तो हम कहेंगे यार ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है ना, और यहाँ तुम्हें लगेगा कि चलो ये थोड़ी इजी भी है तुम कर भी लो, लेकिन ऐसी कोई और फंस गई तो इसको हम रिडॉक्स से बैलेंस करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था, याद करो, मैंने आपको सिखाया था एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम है MnO4 माइनस खुद तो Mn+2 में कन्वर्ट होता है, बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 4 है तो 4 वाटर डाल दो, ठीक, हाइड्रोजन 8 है तो 8 H डाल दो, MnO4 माइनस प्लस 8 H। ठीक है, अब चार्ज देखो, यहाँ प्लस का 2 है बेटा, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ देखो प्लस का 8, प्लस का 8 एक कम कर दो, प्लस का 7, ये प्लस 2 ये प्लस 7, डिफरेंस कितने का है, तो हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन का, 5 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ 5 कम करना है, तो बच्चे यहाँ मैं 5 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी, बढ़िया, चलो डाल दिए 5 इलेक्ट्रॉन, शांति। अब ऑक्सीलेट है ना बच्चे C2O4-2, ये आपका बनाएगा 2CO2, लिख दूं तो हम कहेंगे यहाँ C2O4-2 है, 2CO2 लिख दो, चार्ज यहाँ -2 दिख रहा है, यहाँ है ही नहीं, तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, नक्की करो, डाल दिए। अब क्या करें, तो भाई अगर ऊपर वाला 5 गेन कर रहा है
तुम 2 ही छुड़वा रहे हो तो सेट तो होगा नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, टेंशन खत्म करो, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही 10 हो जाएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते ही 10 हो जाएगा। तो अब जो मुझे मिलेगा दैट विल बी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 2MnO4 माइनस प्लस 16 HIN प्लस 5 ऑक्सीलेट, वहां से 2O4 माइनस 2, आंसर में 2Mn प्लस 2। फंस गया मान लो नीट में ऐसा सवाल, क्या करोगे, इसको ऐसे नहीं बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 8 वाटर और 10 CO2 बेटा, समझ में आ रहा है ना, 5 × 2 10 CO2, 5 × 2 10 CO2 और 8 वाटर बचे, लो भाई 8 वाटर है, 10 CO2 है, 2Mn प्लस 2 है, सब डाल दिया। अब 2MnO4 माइनस मतलब तो बेटा 2KMnO4, 16 HIN और ऑक्सीलेट 5 है तो ऑक्सैलिक एसिड 5 है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड 5 है। अब 16 HIN है, ठीक है, और Mn प्लस 2 2 है तो यहाँ MnSO4 है ना, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं H के हिसाब से करूंगी तो H 10 यहाँ मिल चुके, तो वो नहीं करूंगी मैं, ठीक है। तो देखो Mn 2 है बेटा तो 2MnSO4, अच्छा वाटर और बन रहा है तो यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं, 8 वाटर भी बनेंगे, ठीक है, 8 वाटर भी बन गए। अब बोलो तो हम कहेंगे CO2 10 है, लो CO2 10 है। अब क्या करें, तो अब हमें कुछ करना है क्या, हाँ MnSO4 2 था तो यहाँ मैं ट्वाइस कर दूं क्या, बोलो MnSO4 2 था तो यहाँ मैंने ट्वाइस कर दिया, तो क्या बैलेंस है 5 2 10। हाइड्रोजन मुझे क्यों लग रहा है कि हाइड्रोजन परेशानी कर रहा है, 5 ऑक्सीलेट, बैलेंस तो होना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। 8 2 16 HIN, 16 HIN और 8 वाटर, ऑक्सीलेट 5 है तो CO2 10 है, K2SO4 हो गया, 2 MnSO4 हो गया, 10 CO2 भी हो गया, 8 वाटर 8 3 16, 5 2 10 और 2 2 4। चेक करेंगे बेटा, एक सेकेंड में इसको चेक करती हूँ, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन, कहीं गलती होनी तो नहीं चाहिए। टू KMnO4 हमने लिखा है, 5 ऑक्सैलिक एसिड वो भी लिखा है, ओके 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 ओके। 2 सल्फेट ये रहे, 1 सल्फेट ये भी तो है, इसको कौन गिनेगा, तुम तो गिन लिया था शायद मैंने नहीं गिना क्या भाई। 2 सल्फेट ये है, 1 सल्फेट ये है, 3 सल्फेट है ना, वही मैं कहूँ कहाँ गलती है। तो बच्चे ये 3 H2SO4 बैलेंस तुमने सही किया था, है ठीक है। तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव मैंने तो पढ़ ही लोगे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ही सही। 2 सल्फेट उधर 1 सल्फेट इधर है ना, मेरी नजर नहीं पड़ी। तो 3H2SO4 तो देखो 3 2 6 और 5 2 10 16, तो हाँ आप सब बराबर है, ठीक है। तो कितनी भी रिएक्शन, अब इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, अगर मुझे रिडॉक्स का मैथड नहीं आता, रिडॉक्स लेने के बाद भी देखो दिखाई नहीं दे रहा तो भी मुसीबत है, तो हम कैसे बैलेंस करते, इतना तो दिमाग नहीं चलता यार, ये ऐसे ऐसे करना भारी पड़ता। तो फिर तो हमें रिडॉक्स मेथड आना चाहिए, तभी हम बैलेंस कर सकते हैं। चलो तो एक तो हुआ कि इसको बैलेंस करो, तो चलो बैलेंस कर लिया। नाउ कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, तो देखो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो 1 MnO4 माइनस कितने का गेन कर रहा है, 5 का। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि इक्विवेलेंट वेट MnO4 माइनस या इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का बताओ, तो तुम कहोगे KMnO4 का। वैसे तो देखो मोलर मास 158 158 होता है ना, पता है तो ठीक है, नहीं तो m/5 लिख दो, क्योंकि एक ही है ना, एक KMnO4 में तो एक के हिसाब से बैलेंस की थी तो ये 5 एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली देखो एक ऑक्सीलेट क्या कर रहा है, 2 का लॉस हो रहा है इसको, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीलेट है ना, या ऑक्सैलिक एसिड ही बोल दो, तो तुम कहोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड
m/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, अभी तो तुम्हें बताया था ये सारा फॉर्मूला। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ AsO3 - 3 एंड BrO3 - बाय रेडॉक्स इन एसिडिक मीडियम। अब देखो बेटा AsO3 - 3 है ना, आर्सेनाइट है ये, AsO3 - 3 और तो भाई और है BrO3 - 3। तो एसिडिक मीडियम में आर्सेनाइट तो आपका आर्सेनेट में कन्वर्ट हो जाता है, AsO4 - 3। और ये जो है ना ब्रोमेट आयन BrO3 ये आपका Br- में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम्हें लगेगी नहीं मैं तो बैलेंस नहीं करूंगा, तो मत करो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो पर मॉलिक्यूल पे। तो एक एस पे एक ही एस है, एक Br पे एक ही Br है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्सेनिक को X मान लेती हूँ, ऑक्सीजन -2 × 3 इक्वल्स टू -2। तो बेटा X बराबर कितना हो गया, ये -6 उधर जाएगा प्लस का 6, तो X तो 4 हो गया। AsO3 -3 है बच्चे, -3 है ना, क्वेश्चन में -3 है ना ये, तो X इक्वल्स टू 4 पॉसिबल नहीं है उसका, तो X इक्वल्स टू कितना आएगा 6 और ये 3 हो गया। ठीक है, 3 पॉसिबल है, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आओ AsO4 -3, तो वापस वही बात, आर्सेनिक को X मान लो, ऑक्सीजन -2 × 4 इक्वल्स टू -3, तो भाई X बराबर प्लस का 5। बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे अच्छा भाई 3 से 5 गए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। 3 था 5 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। बहुत बढ़िया। BrO3 तो बेटा BrX, ऑक्सीजन -2, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इक्वल्स टू -1, X बराबर 5। सही है, X बराबर 5। अब आ जाओ Br- X बराबर -1। तो बेटा तुम 5 पे थे और तुम -1, तो 5 से गिर के 0 पे आए और 0 से गिर के एक और -1, तो तुम कहोगे डिक्रीजेस बाय 6। ठीक है, अब मुझे इनको बैलेंस नहीं करना है, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है ना बेटा, तो इक्विवेलेंट वेट आपका हो गया मोलर मास अपॉन, तुम बोलोगे अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, बस बात खत्म। ठीक है, तो बच्चा इक्विवेलेंट वेट अगर मैं तुम्हें कहूँ तो ऐसा करो, इक्विवेलेंट वेट AsO3 - 3 का बताओ, तो तुम कहोगे मोलर मास m लिख दो डिवाइड बाय, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया, 2 का है ना, तो 2 लिख दो। और अगर तुमसे पूछा कि नहीं भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ BrO3 का बताओ, BrO3 का बताओ, तो देखो कितना आया, 5 से तुम -1, 6 गिरा, तो आप क्या करो m/6 कर दो। ठीक है, तो इंक्रीज है डिक्रीज है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तुम चाहोगे नहीं ये तो मुझे थोड़ा नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है, तो आप बैलेंसिंग में आ जाओ, इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने लॉस कर रहा है, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की बात करना, उसके हिसाब से बिठा लो तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना, सिंपल तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आज तुम्हारा दिमाग हिल गया होगा कि अरे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। पूरा रिडॉक्स पढ़ो, 5 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, जितनी भी क्लासेस ली और पता चला इसको छोड़ दिया और एग्जाम में सवाल इसी से ही आया, तो फिर पूरा पढ़ा हुआ बेकार हो गया ना। नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा पढ़ रहे हो, सिलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हो, तो वो नहीं छोड़ने हैं। एनसीईआरटी का हाथ नहीं छोड़ना है, चाहे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, बिना एनसीईआरटी कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी टू दी पॉइंट आपको करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, बायोलॉजी में करनी है, फिजिक्स 12th है तो करनी है, 11th फिजिक्स के थोड़ी डिफिकल्ट वे में दी हुई है ना, लेकिन उसको भी आपका इस बार आया है कि एनसीईआरटी में से आपको लाइन वाले क्वेश्चन, थियरी वाले क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये तो हर हाल में करेंगे, है ना। एलएसएस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कहना है तो दिल खोल के कहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।